हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। लेके मैं आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ सीडीपी की क्लास, जो कि बाल विकास की क्लास है। आज इसमें हम लोग अगर बात करेंगे तो सेशन नंबर ये आज का हम लोगों का 2 हो जाएगा। ओके, तो दूसरा सेशन हम लोगों को करना है। अगर हम बात करें तो जो दिसंबर में पेपर होने वाले हैं सीटेट को, उसी को लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जिसको जिसको भी ये सीटेट देना है, वीडियो आप उनके पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी हेल्प हो सके। अभी सीटेट की कुछ वीडियो बन चुकी है, जो कि अगर मैथ देखना हो, ईवीएस देखना हो, हिंदी देखना हो, ओके, बाल विकास देखना हो, तो ये सारे आपको ये जो क्लास है, आप जाके हमारे चैनल पे कृष्णा स्टडी मस्ती पे आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ मिल जाएंगे। चलिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज जो है कि सीडीपी का सेशन 2 हम लोग लेके चल रहे हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है मेरे दोस्त, जो बिना सिंहासन के आपको राजा बना सकती है। समझ में बात आ रही है आपको? शिक्षा एक ऐसी चीज़ है मेरे दोस्त, जो बिना सिंहासन के आपको राजा बना सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको हल्के में ना लीजिएगा। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो आपका जीवन बदल सकती है, आपका जीवन परिवर्तन कर सकती है। बाकी ऐसा किसी में भी वो दम नहीं है जो शिक्षा के बगैर आपको परिवर्तन ला सके। जहाँ भी आप देखे हैं, जो भी कंट्री हमें लगता है कि नहीं आज वो कंट्री डेवलप कर रही है, तो वहाँ पे भी आधार जो अगर हम देखेंगे तो वो शिक्षा ही है। बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए, जो भी राजा महाराजा हुए हैं, वो लोग भी जाके गुरुकुल में राजपाट छोड़ के गुरुकुल में गुरु के पास जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। तो शिक्षा में बहुत ताकत है। ओके, चलिए, अब 2 रोटी कम खाइए चलेगा, लेकिन शिक्षा बराबर पहुंचनी चाहिए। ओके, चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं आज का ये प्यारा सा क्वेश्चन। आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा, आप नीचे देखिएगा कि सीटेट 1 to 5 21/1/2024 का ये शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको जो कि नज़र आ रहा होगा। चलिए आइए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। ओके, हमें बताना है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो क्या वो सामाजिक विकास होता है, या फिर संज्ञानात्मक विकास होता है, या फिर नैतिक विकास होता है, या फिर गतिक विकास होता है। तो हमें बताना है विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या की समाधान की व्याख्या की जाती है। तो वो हमारा इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संज्ञानात्मक विकास में जब हमारे तर्क, चिंतन और समस्या के पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, उसमें इसका विकास किया जाता है। ओके, तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन, इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए इसके बारे में कुछ हम लोग पहलुओं को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कहा गया है कि संज्ञानात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसे अवस्थित करता है, व्यवस्थित करता है और उसका उपयोग करना सीखता है। ज्ञान कैसे विकसित होता है, इसका वर्णन करने के लिए चिंतन, स्मृति, समस्या समाधान, तर्क और कार्यकारी कार्य की प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास उच्च स्तरीय सोच से जुड़े कौशल समूह के अधिग्रहण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये सारी भी चीज़ें आपको एक एक करके याद रखना है, क्योंकि अगर हम याद नहीं रखेंगे तो चीज़ें हमसे गलत हो जाने के ज़्यादा आसार बने रहते हैं। चलिए आइए आगे देखिएगा। अभिकथन है और ये हमारा कारण है, रीजन है। अगर अभिकथन की बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह के अनुभव किया जाता है। कारण कह रहा है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है, सही विकल्प का चयन करें।
हमें इसमें क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा ऑप्शन देखने के लिए। आइए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं और आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप देखेंगे तो ये सी-टेट के 1 to 5 में 21 तारीख में ही ये फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आइए देखते हैं। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए जो है आर की व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। और डी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 का बात करूं कि इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर जो है कि वो गलत है। ओके, इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन जो है कि देखते हुए करते हुए चलना है। बड़े ध्यान से आप देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 3rd। बड़े ध्यान से इसको देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गति कौशल है। हमें क्या बताना है, स्थूल गति कौशल है। तो देखिएगा, एक कागज पर एक टुकड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, बुनाई करना, तैरना, या फिर एक कागज पर वृत्त को रेखा रूप के अनुसार काटना। ओके, अगर मैं बात करूं तो ये भी आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 23 का है। 20/8/2023 के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बताइए आप कि स्थूल गतिज कौशल क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं स्थूल गति, तो हमारा इसमें इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा तैरना। जहाँ पे हमारी पूरी मांसपेशियाँ, बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ काम करती हैं, उसे हम लोग स्थूल गति कौशल कहते हैं। ओके, ये भी हमें याद रखना है। क्या कहते हैं, स्थूल। अगर हम बात करते हैं तैरना, जब हम तैरते हैं तो हम अपने हाथ का भी उपयोग करते हैं, अपने पाँव का भी उपयोग करते हैं। तो जो हमारी बड़ी बड़ी मांसपेशियां हैं इसमें उपयोग में अगर लाई जा रही हैं, जैसे हम दौड़ते हैं, तैरते हैं, तो ये सारे कार्य में क्या होता है कि हमारी पूरी मांसपेशियां काम कर रही है। लेकिन मान लीजिए जैसे बुनाई करते हैं या फिर लिखाई करते हैं, तो इसमें हमारी पूरी मांसपेशियां काम नहीं करती हैं, सिर्फ कुछ छोटी छोटी ही मांसपेशियां काम करती हैं। ठीक है, तो इसी का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये स्थूल है तो वो क्या हो जाएगा, आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। ओके, इसका इज द राइट ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ग्रास मोटर स्किल, ये वे बड़ी गतिविधियों व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी भुजाओं, पैरों, पूरे शरीर के जरिए करते हैं, जैसे तैरना, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना आदि ग्रास मोटर स्थूल गति कौशल के उदाहरण हैं। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो आरंभिक बाल्य अवस्था, बी अगर कहता है तो माध्यमिक बाल्य अवस्था, सी कह रहा है किशोरा बाल्य अवस्था, और डी कह रहा है प्रसव पूर्व अवस्था। अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा सी-टेट 1 to 5 7/2/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आरंभिक बाल्य अवस्था। ओके, आरंभिक बाल्य अवस्था। अब आप हमें बताइएगा कि आरंभिक बाल्य अवस्था की एज क्या होती है। ओके, कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऐसे छोड़ते हुए जा रहा हूँ क्योंकि जब आप उसको ढूंढेंगे ना तो आपको वो सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से क्या होगा, याद में आ जाएंगी और वो आप कभी भूलेंगे नहीं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को खोजते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे से याद आती हैं। जैसे किसी ने क्या खूब कहा है कि एक युद्ध अपने विरुद्ध, एक युद्ध अपने विरुद्ध, बिल्कुल वही हाल है। आप अगर अपने विरुद्ध अगर युद्ध नहीं लड़ेंगे तो भविष्य में बहुत सारी चीज़ों का सामना हमें तभी करने को मिलता है जब हम कोई चीज़ का निर्णय लेते हैं। जब तक हमारा निर्णय नहीं होगा, हमारा गोल नहीं होगा, हम बहुत सारी चीज़ों से पीछे हट जाते हैं। चलिए
कहा गया है कि भाषा विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील काल प्रारंभिक बाल्य अवस्था है। भाषा का विकास प्रारंभिक बाल्य अवस्था में ही शुरू हो जाता है। जब कोई व्यक्ति भाषा सीखने और अनुकरण करने से अधिगम शुरू कर देता है तो वह भाषा विकास कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास की क्षमता को बढ़ाने के लिए भाषा की एक मात्र उपकरण है। एक अच्छी भाषा हमेशा बच्चों को अन्य व्यक्तियों के साथ संवाद करने या बातचीत करने या उनकी समस्याओं को हल करने की अनुमति देती है, जैसे कि आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे भी दिया गया है कि किसी विशेष समय के दौरान उत्तेजनाओं के प्रति विशेष संवेदनशीलता को संवेदनशील अवधि कहते हैं। इसको विशेष करके आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि ये भी क्वेश्चन हमारा सीटेट 1 to 5 29/1/2023 के शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहा है कि विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियम प्रदर्शन भावनाओं को समझने और दर्शाने में संबंधित पहलुओं की बात करता है। तो क्या संवेगात्मक है या फिर नैतिक है या फिर शारीरिक है या फिर गद्यात्मक है? तो हमें बताना है कि क्या है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ए। ओके, संवेगात्मक विकास हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके बारे में कुछ की पॉइंट है हमारे पास, उसको हम लोग देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। बोला गया है कि विकास का संवेगात्मक क्षेत्र स्व नियम प्रदर्शन भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित है पहलुओं की बात करते हैं। संवेगात्मक के विकास अंतर्गत शारीरिक व मानसिक पक्षों का आवेश होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययन से स्पष्ट किया है कि जन्म के समय शिशुओं में भय, क्रोध, प्रेम नामक 3 मौलिक संवेग पाए जाते हैं। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं जरूर आप हमें कमेंट करें। चलिए, ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि बड़ा उम्दा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें दिया गया है, जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है 5 जो है कि अलग अलग नाम दिए गए हैं। इनको क्या करना है, कौन सा गलत है और कौन सा इसमें सही है हमें बताना है। ओके, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। पहला कहा गया है कि शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक कौशल और अमूर्त तर्क। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा, वो सीक्वेंस बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1 2 सही है, बी कह रहा है कि 1 और 3 सही है, सी कह रहा है कि 1 2 3 4 सही है और डी कह रहा है कि 1 2 3 4 5 तीनों सही हैं। तो हमें बताना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। अगर मैं बात करूं तो इसमें देखें बचपन के प्रारंभिक सालों में अगर तो विकास पे अगर ध्यान केंद्रित करने की बात आती है तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, आपका शारीरिक विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, शारीरिक कौशल। उसके बाद आपका सामाजिक कौशल भी होता है, फिर संज्ञानात्मक विकास होता है और संवेगात्मक विकास होता है। तो इस लिहाजे से हमारा, और ये जो है कि अमूर्त तर्क नहीं होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो अमूर्त चिंतन वो नहीं कर पाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा सी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अमूर्त चिंतन इसलिए बच्चा नहीं कर पाएगा कि उसे अभी वो उतना विकास नहीं कर पाया है जो कि बिना देखे उस चीज़ पे वो सोचने विचारने लगे। क्योंकि जो बच्चा देखता है, जैसे आप अपने पास पड़ोस में देखे होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं जो चीज़ देखते हैं ना, जो चीज़ उनके नज़र में आती है उसी को वो देखते रहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं बाबू इधर देखो, बाबू इधर देखो, तो बाबू उधर हमारा देखता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जब पेपर में आता है तो आपसे गलत करके चले आते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, सही करके आना है, गलत नहीं करके आना है। ओके, आगे कहा गया है कि बचपन के प्रारंभिक सालों में बच्चों के शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता और संवेगात्मक कौशल के साथ ही बच्चों की सक्रिय भागीदारी तथा नवाचार की
अति आवश्यकता होता है, इसीलिए इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने तक है में मूर्त तर्क के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को बड़े आप ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे कि जैसे मैं सीटेट के एग्जाम में ही बैठा हूँ, ये क्वेश्चन बड़े उम्दे आपको लग रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन को तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि सीटेट 1 to 5 28 तारीख 12 महीना 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। ओके, क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था है, माध्यमिक बाल्यावस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है या फिर किशोरा अवस्था है। तो हमें बताना है कि क्या इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर बचपन वयस्कता से परिवर्तन काल का कौन सा समय है तो वो हमारा किशोरा अवस्था हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं। कहा गया है कि किशोरा अवस्था बाल्य अवस्था से वयस्कता का एक जैव सामाजिक संक्रमण है जो 11 से 18 वर्ष की आयु के बीच होती है। यह शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तनों के एक समूह की विशेषता है। यह बाल्य अवस्था के अनुभवों और उपलब्धियों पर आधारित है। इस अवस्था में व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं, ये जो एज दिया गया है ये किसी किसी किताब में 11 दिया है, कभी कभी आपको 12 से लेके 18 भी देखने को मिल जाएगा। ओके, तो एज पे आप ज़्यादा ना जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है कि जिसमें उससे अपने कैरियर चुनने की आवश्यकता होती है, अतः बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय किशोरा अवस्था। स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरा अवस्था तनाव, दबाव, विरोध, संघर्ष तथा तूफान की अवस्था है। बिल्कुल ही अब जो इसमें सीटेट देने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, क्या वो एज पार नहीं कर चुके हैं अपना नौकरी, अपना कैरियर, अपना नेतृत्व करने के लिए, अपने कैरियर को ऊपर ले जाने के लिए, क्या वो इस समय तनावपूर्ण नहीं है। आप देखेंगे जो बच्चे इस समय आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, तो उन लोगों के ऊपर क्या ही आता है, यही तो है तनाव की समय होता है जब आदमी अपने कैरियर को, अपने जीवन को लेके चिंतित व्यक्त करता है लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है। अगर आप जब भी चिंता करेंगे तो उसका सिर्फ एक ही समाधान हो सकता है आपके लिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क आप करिए। क्योंकि स्मार्ट वर्क थोड़ा सा क्या होगा कि हार्ड वर्क में आपको राहत फील करा देगा, लेकिन वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना वर्क किए कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगला क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा उम्दा है। ओके, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। अभी मैं आपको जो कि ये क्वेश्चन आपको पीछे करा चुका हूँ कि स्थूल गामा कौशल क्या होता है। अगर मैं बात करूँ इसमें तो इसमें दौड़ना, चलना, बड़ी बड़ी मांसपेशियों का इसमें उपयोग किया जाता है। उसे हम कहते हैं क्या, तो उसे हम कहते हैं स्थूल गामा कौशल। ओके, जिसे हम कहते हैं ग्रास मोटर स्किल। ओके, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रास मोटर स्किल। हमारा इज द राइट ऑप्शन, इसमें डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके,
इस तरीके से समझिएगा। और जो ये ब्रश से पेंटिंग कर रहा है ये सिर्फ हाथ का प्रयोग कर रहा है, हाथ में भी उंगली से ब्रश पकड़ के कर रहा है। ये काटने का और चिपकाने का भी प्रयोग क्या हो रहा है, सिर्फ हाथ की उंगलियों से ही तो हो रहा है। लेकिन जब आप दौड़ेंगे तो इसमें आपकी पूरी शरीर की मांसपेशी काम करेगी। चल भी रहे हैं तो पूरी बड़ी बड़ी मांसपेशियों का उपयोग इसमें किया जा रहा है। ओके, चलिए आइए बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि स्थूलगामा कौशल वे बड़ी गतिविधियों व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी भुजाओं, पैरों या शरीर के जरिए करते हैं। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना स्थूलगामी ग्रास मोटर स्किल है। शिशु के शरीर के किसी भी हिस्से में ग्रास मोटर स्किल मोटर क्षमता कौशल से पहले विकसित होती है। आइए मैं आपको एक एक चीज़ें इसमें समझाते हुए बिल्कुल चलूँगा। ओके, जबकि ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना, चिपकाना, सुई में धागा पिरोना या फिर किसी चीज़ को पकड़ना या उठाना, लिखना आदि सूक्ष्म गति कौशल हैं जो फाइन मोटर्स स्किल के उदाहरण हैं। इसमें शरीर की छोटी पेशियों की प्रयोग की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ किसमें, फाइन मोटर स्किल में, जो कि सूक्ष्म और स्थूल। ओके, स्थूल मतलब होता है बड़ा, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। ओके, चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गद्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, किसका, स्थूल का, इसमें भी पूछा गया है। ओके, चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, कागज को आड़ा टेढ़ा जिग जैग तरीके से काटना, धागे में माला पिरोना या फिर खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से ढकेलना। तो हमारा बताता है स्थूल कौशल की बात कर रहा है, तो इसमें इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अभी हम लोगों ने बात किया है कि स्थूल की जब बात आती है तो स्थूल मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा, जब हम चित्र बनाते हैं पेन पकड़ के तो ये छोटी मांसपेशियों का उपयोग कर रहे हैं, कागज को काट रहे हैं, माला पिरो रहे हैं, ये सारे जो आपको देख रहे हैं ये फाइन मोटर स्किल के तहत ये नज़र आपको आते हैं। ओके, लेकिन इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि स्थूल गद्यात्मक कौशल है। ओके, चलिए आइए इनके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। कहा गया है कि संज्ञा और गद्यात्मक विकास शारीरिक विकास का 1 मिनट संदर्भित प्रयोग करता है और एक चित्रात्मक कौशल वह क्रिया है जिसमें मांसपेशियों का अधिक उपयोग करना शामिल होता है। अगर हम बात करते हैं तो स्थूल गद्यात्मक कौशल बड़ी गतिविधि है जो एक बच्चा अपने हाथ पैर अपने पूरे शरीर के साथ करता है। इसीलिए रेंगना, कूदना, दौड़ना, लात मारना, गेंद फेंकना, सीढ़ियाँ चढ़ना आदि स्थूल गद्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, 6 से 12 महीने की आयु तक शिशु रेंगते हैं, खड़े होने या चलने में सक्षम होते हैं। खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से ढकेलना स्थूल गद्यात्मक कौशल का उदाहरण है। इसे सकल मोटर स्किल मोटर, थोड़ा सा इसमें हो गया है, इसको स्किल मोटर कौशल भी कहा जाता है। ओके, मुझे आपको भी लगता होगा चीज़ें 100% कहीं भी सत्य नहीं होती हैं, लेकिन जो चीज़ें किताब में ही दी हुई हैं तो इसमें कुछ ना कुछ आपको मिस्टेक देखने को मिल सकता है, कोई ये बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे कहा गया है कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। किससे विकास प्रभावित होता है, आपको सीरियल नंबर से बताना है। आनुवंशिकता से, शिक्षा से, सांस्कृतिक से या फिर सामाजिक नीतियों से। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि केवल एक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1 2 और सी कह रहा है कि 1 2 3 और उसके बाद फोर्थ कह रहा है कि 1 2 3 4। तो किससे प्रभावित होती है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आइए इसके बारे में
आगे भी हम लोग एक एक चीज़ को देखते हुए चलते हैं। बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि बाल विकास का सामान्य अर्थ है बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास। विकास शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई इत्यादि होता है। विकास का संबंध गुणात्मक कार्य, कुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा तथा परिणात्मक लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि तथा अन्य दोनों से होता है। आइए आगे चलते हैं। स्किनर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर के द्वारा दिया गया था। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत से यह सुझाव करते हुए विकास के दो कारक को प्रभावित करते हैं। एक होता है हमारा आंतरिक कारण और एक होता है हमारा बाह्य कारक। ओके, अब इसमें हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को देख लेते हैं। आंतरिक कारक की अगर मैं बात करूं तो वंशानुगत, अवंशानु कारक, आनुवंशिकता कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि, संवेगात्मक या सामाजिक, प्राकृतिक, ये हमारे आंतरिक जो है कि कारक होते हैं। आइए बाह्य कारक की अगर मैं बात करूं तो भौतिक वातावरण, शिक्षा हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगी, सामाजिक नीतियां हो जाएंगी, ये हमारे बाह्य जो कि कारक होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 के तरफ प्रोसीड करते हैं। 11 क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमीयता संप्रत्य क्या सुझाता है। ओके, हमें बताना है कि क्या सुझाता है। ओके, आइए अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन नंबर 1 की बाल्य अवस्था और किशोरा अवस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। बी कह रहा है कि विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। सी कह रहा है कि केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। और हम अगर बात करें तो इसमें हम लोगों का डी कह रहा है कि एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। अगर मैं बात करूं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाल्य अवस्था और किशोरा अवस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। अगर मैं बात करूं तो विकास और वृद्धि एक दूसरे के ही पहलू के रूप में नजर आते हैं। विकास जो होता है अगर मैं बात करूं तो ये दूसरे क्षेत्र को बिल्कुल प्रभावित करता है। ऐसा आप देखने को, अगर जैसे कि अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर आप शरीर से मजबूत नहीं है तो आपका जो मानसिक तौर पे भी आप मजबूत नहीं हो सकते हैं। तो विकास जो होता है वो अपने को तो छोड़ के दूसरे पहलू को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। ओके, चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नियमता संप्रत्य बाल्य अवस्था और किशोरा अवस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था को सुझाता है, जबकि विकास सभी बालकों के एक समान गति न होकर भिन्न भिन्न दर से होता है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ये बिल्कुल क्या है? सत्य चीज़ें हैं। ओके, आगे थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। आगे कहा गया है इसमें एक मिनट, थोड़ा सा आप रुक जाइएगा। आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों को प्रभावित करते हैं तथा एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को सहज रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है। ब्रेन प्लास्टिसिटी, न्यूरॉन्स की संरचना, तंत्रिका, कनेक्शन और मार्गों की ताकत और मस्तिष्क की भौतिक संरचना में परिवर्तन की अनुमति देती है। वह नए न्यूरॉन्स के निर्माण से भी बन सकती है। वह पर्यावरणीय प्रभाव की प्रक्रिया में मस्तिष्क की क्षमता को बदलने के लिए संदर्भित करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखते हुए चलना है। ओके, चलिए आइए
उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे लग रहे होंगे और क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विकास। तो विकास के बारे में बताना है कि एक अनिरंतर प्रक्रिया है या फिर यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। सी कह रहा है कि व्यक्तिगत कारक से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारक से नहीं। और फोर्थ कह रहा है कि वातावरणीय कारक से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारणों से नहीं। अगर मैं बात करूं विकास का, तो विकास क्या है? तो विकास एक अनियंत्रित प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत है। विकास जो है एक क्रमिक प्रक्रिया है, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरण से नहीं, बिल्कुल गलत है। वातावरण से भी ये क्या होता है? प्रभावित होता है। इसमें क्या कहा गया है कि वातावरण कारक से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारणों से नहीं, ये भी गलत है। तो ये 3 ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे और बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके विकास के बारे में कुछ चीज़ों को मैं बता देता हूँ। आप इसे बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि मानव विकास का सामान्य अर्थ व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आयु के साथ आए परिवर्तन से है। कभी कभी अभिवृद्धि और विकास दोनों को पर्याय मान लिया जाता है लेकिन इसमें अंतर है। अभिवृद्धि और मानव के कोशीय वृद्धि के संदर्भ में समझ आता है, वही विकास संदर्भ अभिवृद्धि के साथ मानव के संपूर्ण पक्ष में वृद्धि है। ओके, चीज़ों को देखते हुए चलिएगा। अब थोड़ा सा देखिएगा, इराजी गार्डन के अनुसार इन्होंने क्या बोला है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, इन्हें भी हम करके क्या करेंगे? देखते हुए चलेंगे। देखिएगा क्या है? विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विकास एक निश्चित प्रणाली होती है, विकास एक निश्चित प्रक्रिया की ओर अग्रसर होता है। विकास अविराम गति से चलता है, विकास की गति में वैयक्तिक विषमताएं होती हैं। चलिए आगे है कि विकास के संबंध में अनेक गुण सहसंबंधित होते हैं। विकास के संबंध में भविष्यवाणी करना संभव है। ओके, इस तरीके से आपको भी क्या करने हैं? तो याद रखने हैं चीज़ों को। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े आप ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? एकीक और अवैज्ञानिक, निर्धारित और स्थिर, अंतर विषयात्मक और गतिशील, अस्पष्ट और प्राचीन। हमें बताना है कि कौन सा क्षेत्र जो है कि इसमें हम लोगों का बाल विकास का क्षेत्र है। अगर मैं बात करता हूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अंतरा विषयात्मक और गतिशील। ओके, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बारे में 2-3 पॉइंट हैं, हम लोग देख लेते हैं। बाकी पॉइंट जो है कि अगले पेज पे हैं, हम लोग अगले पेज पे चलेंगे। जैसे कहा गया है इसमें आप ध्यान से देखिएगा, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। विकास की गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। बाल विकास। ओके, देखिएगा, बाल विकास के अंतर्गत बालक के जन्म के बाद किशोर अवस्था तक अनेक महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बालक के व्यक्तित्व को स्वरूप प्रदान करने में सभी परिवर्तन व्यवस्थित एवं अनुपात में होते हैं। इस तरह होने वाले हर एक परिवर्तन पिछले परिवर्तन पर निर्भर करता है। गैसल के अनुसार भी हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। अगर मैं बात करता हूँ गैसल के अनुसार, तो विकास मात्रा, प्रत्यय या धारण नहीं है। विकास का निरीक्षण किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है तथा मापा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट किसने किया था? तो गैसल ने कहा था कि विकास मात्र प्रत्यय या धारणा नहीं है। विकास का निरीक्षण किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है तथा मापा जा सकता है।
बाल विकास का क्षेत्र वर्तमान समय में व्यापक तथ्यों को समाहित किए हुए इसके अंतर्गत किसी एक तथ्य पर विचार नहीं किया जाता, वरन बालक के संपूर्ण विकास पर विचार किया जाता है। ओके, आइए आगे कहा गया है कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, भाषा, रचनात्मक, सौंदर्य संबंधित विषय अंतर विषयात्मक और गतिशील क्षेत्र पर बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। ओके, इस तरीके से आप भी याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से बड़े उम्दे क्वेश्चन है कि बाल विकास की अवधि का सही क्रम क्या है, हमें बताना है कि वो सही क्रम क्या है। ऑप्शन नंबर ए अगर देखें तो शिशु अवस्था, गर्भा अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, किशोरा अवस्था, मध्य बाल्य अवस्था। बी कह रहा है कि गर्भा अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, शिशु अवस्था, मध्य बाल्य अवस्था, किशोरा अवस्था। ओके, आइए अब अगर ऑप्शन नंबर सी का देखें तो गर्भा अवस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, किशोरा अवस्था, मध्य बाल्य अवस्था। अगर बात करते हैं डी का तो गर्भा अवस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, मध्य बाल्य अवस्था, किशोरा अवस्था। अगर इसका राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले बालक क्या करता है तो विकास का जो चरण होता है सबसे पहले वो गर्भ में शुरू होता है, माँ के पेट में। उसके बाद एक बच्चा जो होता है शिशु होता है। शिशु अवस्था की अगर मैं बात करूँ तो इसी को भी इन्फेंट एज भी बोलते हैं, जैसे कि शैशव अवस्था भी इसको बोला जाता है। शैशव अवस्था की अगर मैं बात करूँ तो इसकी एज क्या होती है तो ये जन्म से लेकर, कब से, जन्म से लेकर ये कब तक होता है 5 वर्ष तक, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, या फिर आप बोल सकते हैं 0 से 5 वर्ष तक। ओके, अगर मैं बात करूं पूर्व बाल्य अवस्था तो ये होता है हमारा 5 से लेकर कितना 9 तक, कितना 5 से लेकर 9 तक। और अगर बात करते हैं मध्य बाल्य अवस्था तो ये हमारा 9 से लेकर 12 तक होता है, और 12 के बाद से 18 वर्ष तक हमारा किशोरा अवस्था चलता है। ओके, इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सारी ही चीज़ों को आपको इसमें डिफाइन किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ओके, चलिए डी कह रहा है कि विकास को एक व्यापक शब्द के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें गुणात्मक और प्रगतिशील परिवर्तनों का एक श्रृंखला शामिल होती है। मानव के विकास को संदर्भित चरणों में विभाजित किया गया है। बच्चों का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। संवेदी अंगों में सामान्य में विशिष्ट शारीरिक के अंगों का प्रयोग तक गति प्रगति है। बाल विकास की अवधि का सही क्रम, ओके देखिएगा, सही क्रम पहले क्या आएगा तो गर्भा अवस्था, शैशवा अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, मध्य बाल्य अवस्था और उसके बाद किशोरा अवस्था आता है। अगर यहाँ मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट का तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का पौड़ा अवस्था। ओके, पौड़ा अवस्था भी आ जाता है। ओके, पौड़ा अवस्था भी आ जाता है, यहाँ हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को आप याद करिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोगों का बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बोला गया है इसमें कि बाल्य अवस्था की शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए डैश खाली स्थान काल होता है। क्या होता है, संवेदनशील होता है, सुस्त धीमा होता है, निष्क्रिय होता है या फिर परेशानीदायक होता है। अगर मैं बात करता हूँ बाल्य अवस्था के शुरुआती दौर की तो इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ए संवेदनशील होता है। जब आप देखिए कि जब बालक 5 साल जैसे ही क्रॉस करता है, 3 साल से जब वो ऊपर जाएगा तो वो बोलना स्टार्ट कर देता है, शब्द बोलना स्टार्ट। आपसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन
कि पापा पहले मुर्गी आई थी कि पहले अंडा आया था, अब धरती पे पहले मानव आया था कि पहले बच्चा आया था। तो इस तरीके से जो है कि सूर्य है, भगवान है, तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं, चाहे फिर वो जहाज है तो उड़ती क्यों है, ये हाथी इतनी मोटी क्यों हो गई है। तो ऐसे उटपटांग क्वेश्चन आपको करने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग का जो उसके ब्रेन मस्तिष्क में जो होता है वो चीज़ें बहुत ही तेजी से क्या करती हैं, विकास करने लगती हैं। ओके, तो ये जो एज होता है वही में बच्चे को सिखाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, जहाँ पे जैसे कि गोल्डन एज की अगर बात की गई है तो गोल्डन एज तो एक हमारा हो जाता है कौन सा, किशोर अवस्था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने गोल्डन एज शैशव अवस्था को भी माना है। ओके, इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन करते हुए चलना है। आइए इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं कि बाल्य अवस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक संवेदनशील काल होता है। विद्वानों के अनुसार बाल्य अवस्था का काल 6 वर्ष की आयु को माना गया है। यह बालक के जीवन का एक अनोखा काल माना जाता है। बाल्य अवस्था को मानव विकास एक प्राकृतिक अवस्था माना गया है। ओके, आगे देखिएगा क्या बोला गया है कि शैशव अवस्था के तुरंत बाद बाल्य अवस्था प्रारंभ होता है। इस अवस्था में बालक किसी कार्य को करने हेतु अधिक उत्तेजित एवं विश्वसनीय योग्य होते हैं। इस अवस्था में बालक चिंतनशील हो जाते हैं, अर्थात वह सही गलत की पहचान करने लगते हैं। किसी विषय की, आगे चलते हैं, देखिएगा, किसी विषय की तह तक जाने का प्रयास करता है एवं वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सीटेट में, मैं आपको हर एक क्वेश्चन आपको कराते हुए चलूँगा। ओके, तो ये सेशन लंबा ना हो जाए तो मैं इस सेशन को यहीं विराम देता हूँ। सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।